सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारतीय सदर, उनको कल आइसलैंड जाना था पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर, तो फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान ने बंद कर दी है। हिंदुस्तान को बता दिया है कि अब भारतीय सदर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तानी कौम ये चाहती थी, पाकिस्तान का एक एक फ़र्द ये चाहता था कि हिंदुस्तान के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी जाएं, और आज वो दिन आ गया है कि जब पाकिस्तान ने बरास्ता कह दिया है, बराह रास्त हिंदुस्तान को कह दिया है कि किसी सूरत में भी हिंदुस्तानी सदर पाकिस्तान के ऊपर से फ़ज़ाई सफ़र करते हुए आइसलैंड नहीं जा सकेंगे। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये पूरी एक ऐसी मुहिम थी जो सोशल मीडिया पे चल रही थी। हर पाकिस्तानी चाहता था कि हिंदुस्तान के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की जाएँ, और पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया है। लेकिन साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो पाकिस्तान में अंदर हम देख रहे हैं नैब की कार्रवाइयाँ, हम देख रहे हैं लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए जो बात की जा रही थी, हम ये भी सोच रहे थे कि कितनी तेज़ी से नैब आगे बढ़ेगा और अब तक नैब की क्या सूरत हाल है, इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। मैं आपको एक डेटा शेयर करूँ। 22 माह हुए हैं चेयरमैन नैब मोहतरम जनाब जावेद इकबाल साहब को। उन्होंने 22 माह की जो उनकी कारकर्दगी है उसमें उन्होंने 71 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाए हैं। ये कार्रवाई जो अब तक नैब ने की है चेयरमैन साहब की क़यादत के अंदर, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। मजमूई तौर पर नैब के पास कितने रेफरेंसेस हैं? मजमूई तौर पर नैब के पास 1210 रेफरेंसेस हैं, ज़ेरे इल्तिवा रेफरेंसेस केसेस हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 900 अरब रुपए है। 1210 रेफरेंसेस, 900 अरब रुपए नैब ने वसूल करने हैं। 25 नैब की अदालतें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो कानून है उसके तहत 1 माह के अंदर फैसला करना है नैब कोर्ट ने, 1 माह के अंदर। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि मुकदमात में तारीख पे तारीख होती है। मुकदमात 2-2, 5-5 साल तक चलते रहते हैं। गवाहान मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, आईओ तब्दील हो जाते हैं, जज साहिबान भी रिटायर हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और फैसला नहीं आ पाता। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करनी है। और सिंध के अंदर भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उस पर भी हम बात करेंगे कि सिंध के अंदर एक महकमा बंद हो गया है। कौन सा महकमा है, किसने बंद कर दिया, सबके सब लोग फारिग, आखिर उस महकमे का हो क्या रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नैब से मामला शुरू करता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, जो कि नैब का हिस्सा भी रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैब की कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं है, आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेसिकली वजह ये फैसल के नैब का काम है टू रिकवर द मनी। यू कीप फाइलिंग रेफरेंसेस, इफ द आउटकम इज़ नॉट देयर इट्स नॉट पर्पज। आपने नैब का अदारा कायम इसलिए हुआ था कि आपने लोगों से पैसा रिकवर करना था और गवर्नमेंट के एक चक्कर में जमा कराना था। अगर आपके पास 1200 रेफरेंसेस हैं और आपके पास 900 अरब रुपए की बात जैसे आप कर रहे हैं और 71 अरब रुपए टोटल रिकवर में, इट्स नथिंग। इस वक्त आपने इतने बड़े बड़े केसेस लिए हुए हैं। नवाज शरीफ फैमिली है, फिर जरदारी फैमिली है, फिर ओमनी ग्रुप है, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक है। यू टॉक अबाउट बिग केसेस, व्हाट इज़ आउटकम? तो बहुत सारे गिरफ्तार देखें गिरफ्तार होने, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने चीज़ों का पकड़ा 1-1 साल गुजर गया है। व्हाट आपने लोगों से रिकवर, और जो पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है कि अगर किसी के ऊपर $1 बिलियन की आपने चीज़ एक रिकवरी डाली है, दैट $1 बिलियन शुड कम टू गवर्नमेंट सेक्टर। आपने प्ली बार्गेन करें और उसके बाद जो प्ली बार्गेन के असूल हैं कि 10 के नाहल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मुल्क से जाना चले जाए। काम में काम करने के बाद कोर्ट में देते, कोर्ट तारीख पे तारीख दे देती है। 25 अदालतें तारीख पे तारीख। इसके ऊपर आप देखें यहाँ पर आ जाता है ना, कोर्ट में चला जाता है, फिर नैब के अदारे से बाहर निकल जाता है। देन इट इज़ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू ऑल्सो पुट देयर फुट इन एंड आस्क अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, जी आप हर महीने में दें कि आपने क्या प्रोग्रेस की है। 6-6 साल केस में लग जाते हैं। द पीपल वांट कि रेफरेंस चला जाए, हम हैंडल करते रहेंगे, एज में देर आउट ऑफ नैब कंट्रोल। सो दीज आर द इशूज़ जो हैं। हमें नैब के चेयरमैन को अगर रेफरेंस बना रहे हैं उससे पहले सारा काम है नैब के जन काम है कि प्ली बार्गेन स्टेज के ऊपर आपने जो लाइबिलिटी डाली है वो वर्कआउट करें। एक फॉरेन से नवाज शरीफ फैमिली है, $4 बिलियन उन पर डाले हैं मिसाल के तौर पर, और वो पैसे नहीं देते, आप उनको 10 साल जेल दे देते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस? कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे निकालने चाहिए। अवाम को हुकूमत की मैशत कमज़ोर है। वी वांट दैट मनी शुड बी रिकवर्ड, और ये एफिशिएंसी है। दैन नैब कैन से देखें हमने $4 बिलियन रिकवर कर लिया है,
तो अवाम भी खुश होंगे, इसके कौमी इदारे की एक जो अहमियत है वो बढ़ जाएगी। आपको रुकावट क्या नज़र आती है? मुझे जो देखने में नज़र आ रहा है कि अगर 25 अदालतें हैं, 1210 के करीब रेफरेंसेस हैं, और अगर वो तारीख पे तारीख मिलते हैं और वो कानून के मुताबिक 1 महीने में मुकदमा का फैसला नहीं करते, चलो 3 महीने में करते नहीं कर पाते, तो ये रुकावट प्रोसिक्यूशन साइड पर है, अदालतों की साइड पर है, या मामला कुछ और हो जाते हैं? देखें, सबसे वीकनेस इज प्रोसिक्यूशन में इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं, अलॉन्ग विद जो इनके लॉयर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो कि एक्चुअली ट्रेंड होते हैं और वो बाद में रेफरेंस को भी फेस करते हैं, दे आर वेरी वीक। आपके ख्वाजा हारिस और इस तरह के बड़े बड़े वकील डिफेंस वाले ले लेते हैं और उसके वर्सेस खड़ा होता है हमारा एक यंग लॉयर, वहाँ खड़ा कर देते हैं। हु कैन नॉट मैच देम। उनके 10 उसके लॉयर्स होते हैं रिसर्च टीम के साथ, बड़े वकील के साथ। हमारे नैब की साइड पर वीक बहुत प्रोसिक्यूशन है। फिर उसके बाद टाइम, कोई भी केस देख लें आप, 1 साल 1.5 साल में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं, तो टाइम बार नहीं है। फिर इतने ज़्यादा केसेस मैं हमेशा ही बात करता हूँ, कम से कम भी 10, 15, 20 करोड़ से कम का केस नैब हैज़ गॉट नथिंग टू डू, दैट शुड गो टू एंटी करप्शन है, FIA है। आप जो अपने को ओवरलोड कर लेंगे, आपके में वो सेल्स टैक्स वगैरह के तो उन्होंने केस लेना मना कर दिया। नहीं, और भी आपने ठीक है, तपेदार को, इंस्पेक्टर को, ये चीज़ें जो पकड़ के आप उनको बंद कर ले, उनके केस चला देते हैं, तो आपकी एनर्जी इधर वेस्ट होती है। और जो मेन इशू है, आपने जहाँ तक गवर्नमेंट को पैसा मिलना है, हुकूमत पाकिस्तान को पैसा मिलना है, तो प्लॉटों वालों को पकड़ लेते हैं, बिल्डरों को पकड़ लेते हैं, छोटे केसेस में डाल देते हैं। 6-6 महीने से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जेलों में पड़े हुए, एक प्लॉट का मामला है, दोनों तीनों पार्टीज को रखा हुआ है, पकड़ते हैं। इंस्टेड आपने अगर मिस्टर मैंने 8-10 फैमिलीज हैं, आप कॉन्सेंट्रेट इधर करें। आप अगर $8-10 बिलियन इन लेके से ले लेते हैं, आप देखें पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा होता है, नैब की इंपॉर्टेंस का क्या पता चलता है, और आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। चले एक बड़ी नहीं, दोबारा से कहानी शुरू होगी, नैब के कवानीन में तरमीम की जाए। वो एंग्रो वाला मामला शुरू हुआ है, रज़ाक दाऊद एंड कंपनी, उन्होंने एक टर्मिनल लिया, नैब उनसे पूछ रहे टर्मिनल कैसे लिया, अब कानून में तब्दीली हो रही है, तो ये हुकूमत अब गलती तो नहीं कर रही? देखें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखें, आपका एक कौमी अदारा है जिसकी हर एक जिससे परेशान है। जब इंडिया वाले ISI की क्यों बुराई करते हैं? बिकॉज ISI इज़ वर्किंग, ISC इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर और उनको काम नहीं करने देती और उनको काउंटर करती है। सो आपका अगर नैब का अदारा है, मैं ये कहता हूँ किसी भी अदारे को अगर कोई वीकनेस है उसको और बेहतर करें, बजाय इसके कि आप उसको टीथ निकाल दें, उसको बिल्कुल ऑर्डिनेंस के जरिए अगर नैब में तब्दीली की गई कानून के अंदर, तो क्या होगा? 17वीं तरमीम के तहत 2/3 अक्सरियत के साथ ये कानून बना है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को बचाने के लिए अगर कुछ किया, फिर क्या होगा? लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आप खुद बाकियों पर तनकीद हम करते रहें, तो आज अगर हम आगे कानून को बेहतर करें और उसमें इम्प्रूवमेंट करें। कहीं आप समझते हैं कि चेयरमैन की पावर ज़्यादा है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जाके दे दिया, पार्लियामेंट्री कमेटियों में पहले वेट होंगे, कोई और करेगा, पॉलिटिशियन के बाद केस आएंगे, नैब इस फनी से बेहतर इसको ख़त्म कर। चले, आप सिंध के जो है एडवाइज़र भी रहे हैं, सिंध की हुकूमत में भी काम करते रहे हैं। शाहिद जितोई साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक महकमा बंद है, उसकी महकमे का चार्ज जो है मुराद अली शाह साहब के पास है। मुराद अली शाह साहब बहुत परेशान हैं, घबराए हुए भी हैं, काम उनसे हो नहीं रहा। नैब उनके पीछे, बहुत सारे मुकदमात के अंदर कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन सा महकमा है शाहिद जितोई साहब जो बंद कर दिया गया है, जिसमें अब कोई भी काम करने वाला नहीं, ताला लग गया है? कौन सा महकमा है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट फैसल साहब गुज़श्ता 1 हफ़्ते से बंद पड़ा हुआ है। दफातर पे मुकम्मल ताले लगे हुए हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। 30 अगस्त को कराची के ज़िला गरबी में हाक्सबे में एक लैंड स्कैंडल सामने आया था और लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने एक ज़मीन की रेगुलराइजेशन के लिए चालान इशू किया था। इसका वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद नोटिस लिया और सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन दानिश सईद को मुअत्तल किया। बाद में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ को, अफसरान को, एहलकारों को उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए कहा और दफातर पे ताले लगा दिए गए। 30 अगस्त के बाद आज तक ताले लगे हुए हैं। ये सिंध की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। गवर्नेंस पुअर है शाहिद साहब, और सिंध की एक मिनट
पूरे सिंध के अंदर बहुत बुरा हाल है, गवर्नेंस का बहुत बुरा हाल है, मैनेजमेंट बहुत बुरी हाल है। यहाँ तो महकमा बंद कर दिया और उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ये पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? हाजी नवाज साहब, क्या ये कभी आपने तारीख में सुना कोई महकमा बंद कर दे, तारे लगा दे और कुछ भी ना हो उसका? आई मीन दिस शोज द लैक ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल विल आल्सो। कभी भी किसी डिपार्टमेंट को बंद नहीं करते हैं, आप उस पर अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया है उसकी अब इंक्वायरी करें, अकाउंटेबल करें और फिर उसको जगह चेंज करके किसी और को लगाएं। मेरिट पे पोस्टिंग करें, मेरिट पे लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर बातें कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी मेरिट पर नहीं मिलती। चीफ जस्टिस होने वाले चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि सिंध के अंदर एक नौकरी भी मेरिट पर नहीं होती, सब खरीदते हैं। तो फिर जब चीफ, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ही इज अ टीम कैप्टन, ही इज अ टीम कैप्टन। ही हैज़ टू डू एंड इंश्योर कि अपनी गवर्नेंस, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ही हैज़ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन सिंध। और उसके लिए आपको अच्छे सेक्रेटरीज होने चाहिए, आपके अच्छे वहाँ पर ओहदेदार होने चाहिए। डरी हुई है, टांगे कपा रही है, कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं है। आप गलत काम नहीं करें तो कभी नहीं डरेंगे। आप मेरिट पर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब करें तो क्यों डरेंगे? जब शॉर्टकट मारेंगे तो फिर डरते हैं, फिर नैब बिकम इफेक्टिव। अच्छा, अब नैब के ऊपर मेरे पास एक और तज्ज़ेकार है। कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब, नैब की कारकर्दगी से पाकिस्तानी मुतमईन नहीं है। कौम ये समझती थी कि पैसे आ जाएंगे। ये रेफरेंसेस 1210 के करीब रेफरेंसेस हैं, 900 अरब रुपए वापस आने हैं। नैब स्लो मूव कर रही है, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे, कौम के पास पैसे नहीं आ रहे, मईशत खड़ी नहीं हो रही। क्या देखते हैं, क्या रुकावट आपको नजर आती है नैब के परफॉर्मेंस के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा इस बात को। पहली बात याद रखिए कि नैब जो है कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी नहीं है, ये एंटी करप्शन एजेंसी है। यस, इसके एनएओ का प्रियम्बल ये था, जिस वक्त एनएओ 99 में बना था तो उस वक्त ये कहा गया था कि जी आपका एक्सचेकर जो है बिल्कुल खाली है, तो जो लूटेड मनी है, जो करप्टेड मनी है, उसको वापस लाया जाए। अब नैब अपना ये काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ याद रखिए कि आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि पैसे वापस करो। आप रेफरेंस फाइल करते हैं कोर्ट में, अगर रेफरेंस से फाइल होने से पहले अगर वो प्ली बार्गेन के लिए वॉलंटरीली मान जाता है, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। कोर्ट में जब जाता है और अगर वो कोर्ट में जाके उसको सजा होती है, साथ फाइन होता है, साथ उसके सीजर होता है, तो वो आपको पता है कि कभी रिकवरी नहीं होती है। अब आप अमेंडमेंट करने ये चले हैं फर्दर ये कि जी प्ली बार्गेन जो है उसकी कमेटी फैसला करेगी कि आया किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी। द मोमेंट डिस्क्रेशन आ जाती है तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। याद रखिए कि हमने इख्तियार किया हुआ है, सिंगापुर मॉडल के ऊपर ये नैब बनी थी और उसके अंदर ये था कि कोई डिस्क्रेशन नहीं होगी, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। आपने कहा 500 मिलियन से ज्यादा का केस आप उठाएंगे, कम का नहीं उठाएंगे, कौन फैसला करेगा? कोई भी उठ के ये कह देगा ये 500 मिलियन का केस है, इसको अंदर कर दो, और कोई भी कह देगा जिसको बचाना होगा 500 मिलियन से कम है, इसको छोड़ दो। ये अमेंडमेंटें नैब को बिल्कुल जीरो करने के लिए आ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रोसीजरल मिस्टेक को निकाल दो, आप ये कह रहे हैं गुड फेथ जो है उसको भी, गुड फेथ में अगर जो फैसला किया गया है जब तक उसके एसेट बियॉन्ड मीन साबित ना हो जाएं तो गुड फेथ वाले को भी छोड़ दो। मुझे बताइए कैसे पता चलेगा कि ये गुड फेथ से हुआ है? क्योंकि फायदा तो वो दे रहा है अदर पर्सन को, उस कंट्रैक्टर को दे रहा है बेनिफिट, और उसको आप कह रहे हैं प्राइवेट पर्सन को भी निकाल दो। तो इसका मतलब ये है, तैयारी ये हो रही है कि ये गवर्नमेंट, ऐसे लगता है लोगों की जो परसेप्शन बन रही है वो ये बन रही है कि जनाब इस वक्त जो नैब ने पकड़ ली सारी ऑपोजिशन तो अंदर हो गई, और अब जो है जब गवर्नमेंट की बारी आएगी तो नैब को सारा लॉ अमेंड करके खत्म कर दो, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ केस ना चल सके। और जब आप ब्यूरोक्रेट के खिलाफ केस नहीं चलाएंगे तो वही लीड करता है पॉलिटिशियन की तरफ, तो वो तो खुद ही आजाद हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेट होता है, चेक ब्यूरोक्रेट साइन करता है। कोई बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर साहब। नैब किस तरह से काम करेगा और ये नई तरह नैब को कमजोर करेंगी, इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम कराची की बात करेंगे। कराची बेसिकली दुनिया में 136वें नंबर पर आया है बदतरीन शहर, जहां की एजुकेशन के ऊपर, जहां की हेल्थ के ऊपर, जहां के कचरे के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट क्या है? उन्होंने कराची को कचरा जी कहा है। इस ब्रेक के बाद कराची जो रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, इस वक्त दुनिया उसे कह रही है कराची के बजाय कचराची। रोजाना की बुनियाद पे 11
टन कचरा कराची पैदा करता है। 11 सालों से कचरा नहीं उठाया गया। एक बहुत बड़ा दुनिया का इदारा है दी इकोनॉमिस्ट, उसका इंटेलिजेंस यूनिट, उसने कहा है कि 140 शहरों में से जो दुनिया के शहर हैं 140, उनमें कराची 136वें नंबर पर है जहां ज़िंदगी मफलूज है। किस किस कैटेगरी के अंदर कहा है और कौन से मुमालिक के कौन कौन से शहरों के अंदर कराची को शामिल किया गया है। अल्जीरिया, सीरिया, नाइजीरिया, इनके फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान के शहर कराची को मिलाया गया है। अगर इस रिपोर्ट को थोड़ा देखा जाए तो इसमें हेल्थ की कैटेगरी है, स्टेबिलिटी की कैटेगरी है, कल्चर एनवायरनमेंट की कैटेगरी है, एजुकेशन की कैटेगरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी है। इसमें कराची माइनस के अंदर है, यानी कि हेल्थ की सहूलियात के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची बहुत पसमानदा शहरों के अंदर शुमार हो रहा है। क्या किया जाए? हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत क्या कर रही है? लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमने देखा एक कैंपेन चलती है कचरा उठाने के लिए, फिर दूसरी चलती है, फिर तीसरी चलती है, कचरा नहीं उठाया जाता। मक्खियाँ, मच्छर, जिस शहर की जिस गली में जाएँ वहाँ यही सूरत हाल है। जो भी इलेक्शन से पहले जो मिड टर्म गवर्नमेंट थी उसके अंदर हारिस नवाज साहब हमारे मिनिस्टर भी थे। मैं चाहता हूं कि यहां से बात शुरू की जाए। आप गवर्नमेंट में रहे, कचरा उठाना इतना बड़ा मसला हो गया है, इतना बड़ा मसला हो गया है कि सारे लीडर्स की आपने बातें सुनी। मेयर कह रहा है मेरे पास पावर नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुझे आप इख्तियारात दें, मैं करके दिखाता हूँ। अली जैदी साहब कह रहे हैं सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कचरा उठाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो गवर्नेंस मैनेजमेंट हमारी किस हद पर आ गई है? जो मुल्क 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है जो कराची, उसके साथ ये हो रहा है कि वहाँ कचरा नहीं उठ रहा। देखें, वो मशहूर है ना कि 2 मुल्ला में मुर्गी हराम, या तो 3 का मसला हुआ है। ये अब सियासी रस्साकशी में आप अवाम का क्या कसूर है? अवाम ने अपने नुमाइंदे असम्बली में भेजे हैं कि उनकी मदद करें, लेजिस्लेशन करें और ऑर्गेनाइज करें। मेयर किसी और पर ब्लेम करता है और सबसे बड़ा कसूर मेयर का, लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट आई फील। इतने रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है, कहाँ जाता है? तनख्वाहें इतनी हैं, पेट्रोल के ऊपर मेरे ख्याल 20 करोड़ रुपये तो पेट्रोल का मिलता है साल का, कहाँ जाता है? गाड़ियाँ खड़ी हुई, सारी गाड़ी तो अब ख़राब हैं और बिल उसी तरह बन रहे हैं। कुछ अगर कोई आपने वही जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि जब ये चेक करना शुरू किया कि भाई ये पेट्रोल के पैसे कहाँ आ रहे हैं, दिखाओ गाड़ियाँ कौन सी चल रही हैं, एंड ही वाज रिमूव्ड इन 24 आवर्स। इशू ये है कि इसके लिए समबडी हैज़ टू स्टेप इन एंड डेफिनेटली इट इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। एक ये फेडरल गवर्नमेंट कचरा उठाने के लिए भी क्या फौज को नहीं तलब करना? यही मुझे अल्टीमेटली यही लगता है। कचरा उठाने के लिए आर्मी चीफ से अपील करे कराची के लोग कि आए, आर्मी को भेजे, हमारे शहर से कचरा उठाए। शायद तो साहब आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत करीब से देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 साल से हुकूमत में, 11 साल से हुकूमत में, इतना फंड इस्तेमाल किया है, कचरा क्यों नहीं उठा पाते? फैसल साहब, जैसा जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं ना, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ने कराची के जो इदारे थे उनको तबाह कर दिया और जहाँ सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हुई हर इदारे में, जो इदारे सूबाई हुकूमत के मातहत हैं वहाँ भी सियासी भर्तियाँ हैं और जो इदारे लोकल गवर्नमेंट के हैं वहाँ भी सियासी भर्तियाँ हैं। कोई काम करने को तैयार नहीं है। एक तो इदारे तबाह हो गए और अभी तक ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे, ब्लेम गेम कर रहे हैं और इसमें सारे उलझे हुए हैं। कचरा सियासत, लोग आम लोगों का, आप लोग कह रहे हैं कि अब कचरा सियासत शुरू हो गई, कचरा सियासत शुरू हो गई। मैं एक और पॉइंट, एक और सियासत, वज़ीर आला सिंध ने मुहर्रम के फ़ौरन बाद एक प्लानिंग मुहर्रम के फ़ौरन बाद मुराद अली शाह साहब गिरफ्तारी दे देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एक मीटिंग कर रहे हैं। छोड़ते हैं इस पे, मीटिंग क्या कॉल करेंगे। मुराद अली शाह साहब, उनकी परफॉर्मेंस, उनके वज़रा की परफॉर्मेंस, उनके तमाम चीज़ों की सामने नज़र आ रही है। एक अहम तरीन, शाहिद तोई साहब और ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा कि इस मौजू पर हम ज़रूर बात करें। कराची में बारिशें हुई, जो 2-3 स्पेल बारिशों के हुए, उसके अंदर तकरीबन 45 के करीब कराची के शहरी जाँ बाग हो गए करंट लगने से। एक रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट बनाई गई तो मालूम हुआ कि उस रिपोर्ट के तहत 19 के करीब जो शहरी हैं कराची के जो जाँ बाग हुए हैं करंट लगने से, उसका ज़िम्मेदार केई को ठहराया गया, जिसे किलर जिसे कहते हैं कि वो इस इदारे को बनाया गया, साबित किया गया है। हारिस नवाज साहब, किसी मुल्क में, किसी शहर के अंदर ऐसा होता है बारिश हो, लोग मरना शुरू हो जाएं, क्या, क्यों? देखें, इट इज़ अ क्रिमिनल एक्ट। इतनी एक तो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि आपने
एक तो आपने जो काम करने थे वो के इलेक्ट्रिक ने नहीं किए, अवाम को दबा के बिल भेज रहे हैं और इतना बिल भेजेंगे ओवर इन्फ्लेटेड कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते, उन्हें फ़ौरन लाइन कर देते हैं। उसके बाद अगर ये 19 लोग जो जहाँ बाग हुए हैं, ये घर के फैमिली मेम्बर्स 46 के करीब हुए हैं। 19 तो केई के बारे में कहा गया कि केई की प्रेमिसेस के अंदर हुए। इससे ज़्यादा जो सड़कों पे वो किसके प्रॉमिसेस हैं, जो सड़क पे मरे 3 लड़के जी। बात ये कि वो किसी के फैमिली मेम्बर से उसके बाद वो घर के बर्निंग मेंबर से कितने। नूर अफशा साहिबा बहुत कम आती हैं टेलीफोन लाइन पर, तर्जुमान है केई की, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी आप? अब तो साबित हो गया, अब तो कह दिया वफाकी इदारे ने कि केई की प्रेमिसेस के अंदर 19 लोग जहाँ बाग हुए हैं। अब क्या कार्रवाई होगी, क्या करेंगे इन खानदानों के साथ केई? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और मैं भी अवेलेबल थी तो अपना मौक़िफ़ शेयर कर पा रही हूँ। जी जी ज़रूर। देखिए, 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। नेपरा की एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ है। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ शो कॉज नोटिस इज, इट मीन्स कि अब आपको हम 15 दिन दे रहे हैं कि आप अपना जवाब सबमिट करवाएं। हमने अपनी फाइंडिंग शेयर कर दी है। उनकी फाइंडिंग में 19 लोग जो हैं वो केई के प्रेमिसेस या उनकी कोताही की वजह से जहाँ बाग हुए। उन फाइंडिंग्स के अंदर 2-3 चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं, इफ आई कैन रिआइटरेट। एक नंबर 1 चीज है, पहले कहा जा रहा था कि 35 हादसात के इलेक्ट्रिक की वजह से। नेपरा ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि 16 हादसात घर के अंदर पेश आए हैं। अब वो किस वजह से पेश आए हैं? घर की नाकिस वायरिंग होगी, घर के अंदर पानी के मोटर का गैर महफूज इस्तेमाल होगा और शायद सबसे बड़ी वजह कि घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ था, जिससे घर के वो आलात जो आम तौर पे डेंजरस नहीं होते वो डेंजरस बन गए। 1 पॉइंट। और ये देखने की जरूरत है क्योंकि 16 कोई छोटा नंबर नहीं है कि ये क्यों हुआ। दूसरी बात, नेपरा की शो कॉज नोटिस के अंदर बहुत क्लियरली हाईलाइट हुई है कि ये इंटरनेट और टीवी केबल्स डेंजरस हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक नेपरा ने कहीं बरी तो नहीं कर दिया केई को कि नहीं आपका कोई कसूर ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, तीसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि 19 इंसिडेंट्स का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क 19 का। अब ये बताइए कि आप क्या करेंगे 19 लोगों के साथ जो शहीद हुए? देखिए, सबसे पहली बात, 19 इंसिडेंट्स अकर्ड आउटसाइड द हाउस, 16 इंसिडेंट्स अकर्ड इनसाइड द हाउस। ये एक लाइन ड्रॉ हुई है। हमारा अब रिस्पांस तलब क्या है, वो रिस्पांस हम विदिन 15 डेज सबमिट करवा देंगे। और मैं कैटेगोरिकली अपने इदारे की हमदर्दी है वैसे कराची के लोगों के साथ आपको, आपकी गुफ्तगू के अंदर हमदर्दी नजर नहीं आती। आप एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल के अंदर बात करती हैं, मुझे नहीं, आपके अंदर आपकी गुफ्तगू में कोई हमदर्दी नहीं है कि जो लोग शहीद हो गए, जिनके बच्चे शहीद हो गए, उनके साथ कोई हमदर्दी हो, कोई आप बोलें कि हाँ हमारी गलती है, हम इनके साथ खड़े हैं, इन वालिदैन के साथ खड़े हैं। इस तरह का रवैया क्यों नहीं है केई का? देखिए, मैं कैटेगोरिकली हर फोरम पे एक बात कहती रही हूँ और मैं अपने इदारे के बिहाफ पे कहती रही हूँ और इदारे के तमाम एम्प्लॉइज के बिहाफ पे कहती रही हूँ। वो ये बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी से कतई पीछे नहीं हट रहे। हम एक जिम्मेदार इदारा है जहाँ हमारी। अब आपका जिम्मेदार इदारा क्या करेगा? जो 19 लोग शहीद हुए हैं आपकी कोताही की वजह से, उनके साथ क्या करेगा? देखिए, जो नेसेसरी एक्शन है हम लेंगे, गोया वो कॉम्पेंसेशन हो, वो किसी किस्म की पेनल्टी हो, वो जो हमें करना होगा। हम अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथन ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी पूरी ऑनगोइंग कोशिश होती है कि हम करें। देखिए, एक भी हादसा इज टू मच। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और पूरा सबसे पहले तो केई को अपने लोगों के अंदर एक वो नरमी, ओनरशिप वाला मामला कि कराची को ओन करे, कराची के शहरियों को ओन करे, जिनके साथ ये दर्दनाक वाकयात हुए हैं वहाँ जाए, केई की इंतजामिया उनके सर पे हाथ रखे, ये वाला रोल भी करने की ज़रूरत है। वो एक बंदा बोलता था जफर अब्बास, उसको आपने चुप करवा दिया कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, नूर अफशा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कराची का जो हाल होता जा रहा है उसके ऊपर वाकई क्या पाक फ़ौज को ही तलब करना पड़ेगा कि वो आके कचरा उठाए, यहाँ के लोगों को पानी दे? यहाँ की जो इकॉनमी है उसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, तो क्या उसका मसला हल करने के लिए क्या पाक फ़ौज ही रह गई? क्या यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, PTI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और सारी पार्टीज़ मिलकर कराची का कचरा नहीं उठा सकते, यहाँ के लोगों को पानी नहीं दे सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।